Hello everybody, welcome to our channel StudyMania platform. So we will discuss some questions on building material. Okay, so before starting I want to say please subscribe our channel. For more updates please press the bell icon. Okay, let's start. क्रसिंग स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक नॉट लेस। अच्छा देखो, जब हम ब्रिक को हम ऑन द बेसिस ऑफ द वाटर ऑब्जर्वेशन क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 एंड ओवरबर्न ब्रिक ऐसा कुछ डिवाइड करते हैं, राइट, क्लासीफाई करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्लास ब्रिक होता है उसका जो स्ट्रेंथ होना चाहिए, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ जो होना चाहिए वो 10.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर होना चाहिए। क्लास 2 का 7.7 न्यूटन पर एम स्क्वायर या फिर 7.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर होना चाहिए। और जो थर्ड क्लास होता है वो 3.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर होना चाहिए। द मेन फंक्शन ऑफ द एल्यूमिना, तो ब्रिक, ठीक है, ब्रिक मत ऑब्वियसली अर्थ से ही तो ब्रिक को बनाते हैं ना। तो जो ब्रिक अर्थ होते हैं उसमें सबसे मेन कंपाउंड जो होगा वो सिलिका एंड एल्यूमिना होगा। सिलिका 50 से 60% होता है एंड एल्यूमिना 20 से 30%। तो एल्यूमिना का सबसे बेहतरीन, मतलब कि एल्यूमिना को हम क्यों यूज़ करते हैं, क्यों, ये वो क्या इम्पार्ट करता है, वो प्लास्टिसिटी देता है ब्रिक। ओके, जो प्लास्टिसिटी अगर वो ज़्यादा हो गया ना, क्या होता है, वैपिंग की वजह से क्रैक्स आ जाते हैं, ठीक है। उसमें दी परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना जो होता है 20 से 30% होता है। एक्सेस ऑफ एल्यूमिना अगर ब्रिक में हो गया तो वो क्रैक कॉज करेगा, वैपिंग ऑन ड्राइंग। ओके, देन व्रैप हो जाएगा, ठीक है। व्रैप हो जाना मतलब ऐसे से उसके एजेस जो है वो थोड़ा थोड़ा मुड़ जाएंगे, ठीक है। देन ऐसे, अच्छा, एक्सेस ऑफ सिलिका के बारे में बताइए अभी कि वो 50 से 60% होना चाहिए। सिलिका जो होता है सबसे ज़्यादा होता है। इसका मतलब क्या, वो ओबियसली ब्रिक अर्थ को स्ट्रेंथ देता होगा। स्ट्रेंथ देने के साथ साथ वो कोहेजन भी देता है। तो ओबियसली अगर ज़्यादा होगा तो ब्रिटलनेस को बढ़ा देगा, कोहेजन वहाँ पे कम हो जाएगा। ब्रिटलनेस बढ़ने के कारण क्या होगा कि ब्रिक जो है वो, ब्रिटलनेस मतलब समझ में आ रहा ना कि टूट जाएंगे। कोहेजन कम हो जाएगा ना तो ब्रिटलनेस बढ़ जाएगा और ब्रिक जो है बहुत जल्दी टूट जाएंगे। तो ब्रिक के जो साइज़ होते हैं 2 टाइप के आते हैं और 3 टाइप के भी आते हैं, नॉमिनल साइज़, स्टैंडर्ड साइज़ एंड और एक होता है हमारा हम जो नॉर्मली यूज़ करते हैं, जिस हमारे मतलब उसे क्या बोलते हैं, मतलब नॉर्मल जो यूज़ किया जाता है कंस्ट्रक्शन वर्क में। एक्चुअली नॉमिनल साइज़, स्टैंडर्ड साइज़ ये तो हमेशा नहीं रहता है, जिसे हम लेके कैलकुलेट भी किया करते हैं, ठीक है। तो नॉमिनल साइज़ का मतलब क्या होता है, ब्रिक के साथ कंक्रीट भी है नॉमिनल साइज़ में। तो 20 × 10 × 10 सेंटीमीटर। अगर स्टैंडर्ड साइज़ के बारे में बात करें जिसमें विथाउट कंक्रीट, ओके, 19 × 9 सेंटीमीटर, ओके। और जो हम नॉर्मली, मतलब कि हमेशा नॉमिनल साइज़ या स्टैंडर्ड साइज़ के ब्रिक को नॉर्मली यूज़ नहीं कर सकते हम। तो जो हम प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं उसका साइज़ हो जाता है 21 × 11.6 × 7.5 और 7.4 ऐसा कुछ होता है, इंटू सेंटीमीटर में 21 × 11.6 × 7.4 सेंटीमीटर, ओके। अप्रॉक्सीमेट ऐसे ही कुछ वैल्यू होता है, ओके। देन सिलिका, अब ब्रिक में हम सिलिका सबसे ज़्यादा अमाउंट में रखते हैं 50 से 60%, जो कि मैं बोली। और ज़्यादा रखने का रीज़न यही है कि वो हमें ओबियसली ज़्यादा है, इसका मतलब क्या, वो ओबियसली कुछ स्ट्रेंथ देता होगा, राइट। स्ट्रेंथ के साथ साथ वो कोहेजन भी देता है। इसी की वजह से जब वो ज़्यादा हो जाता है, मतलब कि उसका जब एलिमेंट एग्जिट्स हो जाता है तो वो ब्रिटल बना देता है ब्रिक को, ओके। तो जब हम ब्रिक के लिए अर्थ प्रिपेयर करते हैं तो हमारे वेरियस प्रोसेस के थ्रू में जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे क्या किया जाता है, हम सबसे पहले जब हम ब्रिक बनाने से पहले किस टाइप के सॉइल को यूज़ करके हमें बनाना है वो भी जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हमें साइट को सिलेक्शन करना पड़ता है, साइट क्लियरिंग करना पड़ता है, उसके बाद सॉइल को प्रिपेयर करते हैं। अब हमें साइट मिल गया ना तो सॉइल को प्रिपेयर करते हैं। तो सॉइल को प्रिपेयर कैसे करते हैं, सबसे पहले ये जो सॉइल का कुछ 10 सेंटीमीटर टू 20 सेंटीमीटर का जो 10 to 20 सेंटीमीटर, राइट, 10 to 20 सेंटीमीटर या कुछ 10 सेंटीमीटर आई थिंक का सॉइल क्या किया जाता है, पहले सबसे पहले डिग करके निकाल लिया जाता है। उसके बाद उस सॉइल को निकाला जाता है। उस सॉइल को हम एनवायरनमेंट में एक्सपोज कर देते हैं, जिसके वजह से जो भी उसमें मतलब उस सॉइल को अच्छे से साफ़ कर दिया जाता है। और साफ़ करने के बाद
उसे एनवायरनमेंट में एक्सपोज कर दिया जाता है। उसी के बाद उसमें हम नीडिंग करते हैं। नीडिंग करने का मतलब क्या है, सारे जितने भी उसके इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे कि लाइम, सिलिका, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, ओके, सारा के सारा उसमें डाला जाता है। उसके बाद उसको हम नीडिंग करते हैं, मतलब कि गूंदते हैं। तो नीडिंग का मतलब होता है कि द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग द क्ले, वाटर एंड अदर इंग्रेडिएंट्स। हाँ, उसमें वाटर भी डाला जाता है, ठीक है। तो गूंदने का मतलब सबको पता होगा। तो उसी तरह से हमें वो क्ले के साथ वाटर एंड अदर इंग्रेडिएंट्स को मिक्स किया जाता है, ओके। उसके बाद क्ले को मिक्स करने के बाद उसे हम मोल्डिंग किया जाता है, हैंड मोल्डिंग या फिर मशीन मोल्डिंग। उसके बाद हमें बर्न करना पड़ता है। तो बर्न करने का टाइम में हम लोग क्लैम बर्निंग भी यूज़ कर सकते हैं, किल्न बर्निंग भी यूज़ कर सकते हैं। तो 60 to 70% टर्न ओवर इन क्लैम्प बर्निंग, वेयर एज 80 to 90% टर्न ओवर इन किल्न बर्निंग, ओके। पग मिल जो होता है हम क्ले प्रिपरेशन करने के लिए यूज़ करते हैं। रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स यूज इन कंबशन चैम्बर, ओके। फ्रॉग ऑफ द ब्रिक जनरली केप्ट ऑन द टॉप फेस ऑफ द मशीनरी, वो तो सबको पता होगा। और उसका रीज़न क्या है, उसे हम टॉप में क्यों प्रोवाइड करते हैं। एक तो रीज़न है कि जो भी फैक्ट्री बना रहा है उसे उसका नाम को, मैन्युफैक्चरर का नाम को रखने के लिए। एंड सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा पॉइंट जो कि पॉइंट टू बी नोटेड हम बोल सकते हैं कि वो हमारा की जॉइंट, मतलब कि बॉन्डिंग, उसका जो बॉन्डिंग सही रखता है। एक ब्रिक के साथ जब हम दूसरे ब्रिक को जॉइंट करेंगे तो उसके ऊपर कंक्रीट डाल के ही, मतलब मोर्टार डाल के ही हम उसके जॉइंट करेंगे एक ब्रिक से दूसरे ब्रिक को। तो वो क्या करेगा, उसमें हमारा बॉन्डिंग सही रखेगा, ठीक है। देन अगर 1 मीटर क्यूब का एरिया अगर लिया जाए, ठीक है, और उसमें ब्रिक मेसोनरी वर्क किया जाए, 1 मीटर क्यूब के एरिया में ब्रिक मेसोनरी, मतलब कि ब्रिक के साथ मोर्टार भी है वहाँ पे, तो वहाँ पे जो ब्रिक का जो नंबर ऑफ द ब्रिक्स हो जाएगा वो 500 ब्रिक्स होंगे, ओके। क्विक लाइम इज कैल्शियम हाँ, क्विक लाइम का मतलब क्या होता है, CaO, वो होता है क्विक लाइम, ठीक है, जो कि हम लाइम में पढ़ते हैं। हाइड्रोलिक लाइम इज ऑब्टेन फ्रॉम बर्निंग दी कंकर। हाइड्रोलिक लाइम जो हम ऑब्टेन करते हैं वो कंकर से ऑब्टेन किया जाता है। लाइम एंड सिलिका इज द मेन इंग्रेडिएंट इन सीमेंट, ओके। सीमेंट में भी वही होता है, लाइम एंड सिलिका ही मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं, लेकिन ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। नहीं, सही है। पहले लाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट, एंड उसके नीचे सिलिका, ओके। जैसे कि ब्रिक के केस में सबसे पहले इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स था सिलिका, उसके बाद था सिलिका एंड एल्यूमिना, सिलिका एंड एल्यूमिना, राइट। देन उसके बाद होता है क्या है, जब हम सीमेंट में वाटर ऐड करते हैं ना, उनका हाइड्रेशन प्रोसेस, कुछ रिएक्शन शुरू हो जाते हैं, ठीक है। वो रिएक्शन जब शुरू हो जाते हैं सीमेंट और वाटर के बीच में, उस टाइम हमारा बॉक्स कंपाउंड फॉर्म होता है। उस बॉक्स कंपाउंड के थ्रू हमारे 4 कंपोनेंट्स फॉर्म होते हैं, ओके। उस 4 कंपोनेंट का नाम होता है C2S, C3S, C2S, C3A, C4AF, ओके। सो सबसे पहला बोल रहा है कि C3A इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल अनडिज़ायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट। देखो, जो भी मैंने 4 कंपाउंड का नाम बोला उसमें से सबसे पहले, मतलब कि सबसे ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन जो क्रिएट करता है वो C3A करता है, ठीक है। उसका कुछ 800 किलो जूल पर केजी का हिसाब से वो हीट ऑफ हाइड्रेशन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होने का मतलब ये है, हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होने का मतलब ये है कि वो बहुत तेज़ी से ये हार्ड हो जाएगा, ठीक है। और हार्ड होने की वजह से वो प्रॉपर स्ट्रेंथ गेन नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो सही से अगर जल्दी हाइड्रेट हो गया तो स्ट्रेंथ जो भी वो गेन किया होगा, मतलब कि स्ट्रेंथ, मतलब कि हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा मतलब कि स्ट्रेंथ ज़्यादा, ठीक है। लेकिन हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होने की वजह से स्ट्रेंथ बहुत जल्दी गेन कर रहा है। तो गेन करने का मतलब ये है कि मतलब कि वो प्रॉपरली गेन नहीं कर पा रहा है, बहुत जल्दी हो रहा है ना, तो प्रॉपरली गेन नहीं कर पा रहा है। इसकी वजह से जो भी अनडिज़ायरेबल प्रॉपर्टी क्रिएट होंगे सीमेंट में वो C3A के वजह से ही होंगे। सबसे बेहतरीन जो होता है वो C2S होता है, सॉरी C3S होता है, ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छा सीमेंटियस प्रॉपर्टी देता है। और स्ट्रेंथ भी, इनिशियली स्ट्रेंथ भी बहुत सही देता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके। सबसे ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन C3A का होता है, जिसकी वजह से सबसे पहले सीमेंट जो होता है वो मतलब सबसे पहले हार्डनिंग होता है, ठीक है। उसके बाद ली
तो हम जब सीमेंट को टेस्ट करते हैं, वेरियस लैब टेस्ट करते हैं, फील्ड टेस्ट करते हैं, तो एक टेस्ट जो करते हैं ली चैटेलियर एपैरेटस से करते हैं। तो ली चैटेलियर एपैरेटस जो करते हैं वो क्यों यूज़ करते हैं, कितने अमाउंट ऑफ द सीमेंट कितने अमाउंट ऑफ लाइम में हमारे सीमेंट में वो जानने के लिए, क्योंकि उस लाइम की वजह से हमारा सीमेंट में का वॉल्यूम चेंज होता है। और हाँ, साउंडनेस टेस्ट करते हैं। साउंडनेस का मतलब ये होता है कि सीमेंट का वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो लाइम की वजह से क्या होता है, सीमेंट का वॉल्यूम जो है वो चेंज होता है, और हम नहीं चाहते हमारा जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी सीमेंट है, उसका वॉल्यूम चेंज हो। ठीक है, तो वो हम चेक करते हैं। वाईकैट apparatus यूज फॉर टेस्टिंग सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट। तो वाईकैट apparatus हम कंसिस्टेंसी को भी टेस्ट करते हैं और सेटिंग टाइम को भी यूज़ करते हैं। तो सेटिंग टाइम हम सबको पता होगा, सीमेंट का जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है वो कुछ 30 मिनट्स होते हैं, और फाइनल जो होते हैं वो 10 आवर्स होते हैं। C3A इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल सेटिंग ऑफ सीमेंट। इनिशियल सेटिंग ऑफ द सीमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, C3A। इसका रीज़न क्या है, उसका हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, 800 लगभग। ओके, देन सबसे बेहतरीन C3S होता है। और C2S का एक बात है कि वो बहुत स्लोली क्या होता है, उसका हीट ऑफ हाइड्रेशन जो होता है वो 240 होता है लगभग। ठीक है, बहुत मतलब कि चारों कंपाउंड से कम होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो धीरे धीरे क्या करता है, वो स्ट्रेंथ गेन करता है। तो इस टाइप ऑफ द सीमेंट को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जैसे डैम हो गया, रिजर्वायर हो गया, उस मतलब कि जैसे कि ये सब जो स्ट्रक्चर हम बनाते हैं उसके लिए कम से कम 10 साल, कम से कम तो 10-12 साल तो लग ही जाते हैं, जिसकी वजह से तो हम क्या करते हैं, जब हमारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है उस टाइम हम डैम या रिजर्वर को यूज़ नहीं कर सकते। जब वो कंस्ट्रक्शन हो जाता है तब हम उसे यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। तो हम क्या चाहते हैं, तो हम जब उस डैम को कंस्ट्रक्ट करते हैं, एक स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट हुआ, उस स्ट्रक्चर को हम तुरंत तो यूज़ नहीं कर सकते। तो हम नहीं चाहते, तो अगर लो हीट सीमेंट अगर हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, तो वो बहुत जल्दी स्ट्रेंथ गेन कर लेगा, और जब हम यूज़ करेंगे उसका स्ट्रेंथ तो कम हो गया होगा, और उस वक्त हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो हम जब भी डैम, रिजर्वर इतना बड़ा और या फिर अर्थ रिटेनिंग वॉल बनाते हैं, तो उस वक्त हमें लो हीट सीमेंट का ज़रूरत पड़ता है। और लो हीट सीमेंट जो होता है उसमें C2S का प्रेजेंस होता है इस वजह से। ठीक है, तो वो धीरे धीरे क्या होता है कि धीरे धीरे स्ट्रेंथ गेन करता है, जिसके वजह से वो इस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर में यूज़ करना सही रहता है। ओके, देन the initial setting time of the ordinary Portland cement is 30 minutes and final is 10 hours. The normal consistency of the ordinary Portland cement जो होता है 30 minutes। नॉर्मल कंसिस्टेंसी जो का वैल्यू आता है, मतलब कि कितने अमाउंट ऑफ द वाटर में हमारा जो सीमेंट पेस्ट है, सीमेंट का कंसिस्टेंसी वो सही है, वो हम चेक करते हैं उसमें। और उस कंसिस्टेंसी को लेके हम इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम, देन साउंडनेस टेस्ट सब कुछ करते हैं। ओके, कंप्रेसिव टेस्ट, टेंसाइल टेस्ट, सब कुछ उस कंसिस्टेंसी को लेकर करते हैं। ओके, अर्ली अटेनमेंट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट इन रैपिड हार्डनिंग ऑफ द सीमेंट इज ड्यू टू फाइनल ग्रेडिंग ऑब्वियसली। और एक बात है, जितना हमारा जो ग्राइंडिंग मतलब कि सीमेंट का जो पार्टिकल्स हैं वो जितना फाइनर होंगे ना, उसका अर्लियर स्ट्रेंथ उतना सही रहेगा। ठीक है, ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो शेयर। थैंक यू।